पहले मेरे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा तो मैं आ चुका हूँ बेटा अपने प्यारे और इम्पोर्टेंट सेशन में। आज का जो सेशन है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज प्यारे बच्चे हम पढ़ने वाले हैं देखो एक और अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, सो आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेटा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, हर साल इससे आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा आसान चैप्टर है, पूरा बढ़िया से अगर आपने कवर कर लिया तो भाई आपको पूरे पूरे नंबर भी मिलने वाले हैं। ठीक है, सो आज की क्लास बड़ी धमाकेदार होने वाली है, तो एक बार जल्दी से फटाफट कॉपी और पेन ले लीजिएगा, क्योंकि एक और प्यारा सा चैप्टर आप लोगों के सामने बेटा आज आ चुका है। ठीक है, सो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। सबसे पहले सर हम बात करना चाहते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सूक्ष्म जीव की। तो वे जीव, ठीक है बेटा, वे जीव जो हमें आंखों से बेटा, ठीक है ध्यान सुनना बेटा, वे जीव जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं बेटा। ठीक, वे जीव जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जी बेटा, क्लियर? हाँ बेटा, तो सबसे पहले बेटा सूक्ष्म जीव की परिभाषा सब लोगों ने नोट किया बेटा, सूक्ष्म जीव क्या होगा सबने नोट कर लिया होगा। आगे सुनो बेटा, बेटा कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हमारे साथ उस समय से हैं जब हम उन्हें पहचानते भी नहीं थे, परंतु कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको हम लोग उपयोग में लाते हैं बेटा। चलो, ये सूक्ष्मदर्शी हर आवास में पाए जाते हैं, ये अनुकूलित होते हैं, ये जीवों के शरीर के अंदर बाहर कहीं भी हो सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव बेटा अन्य प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि प्रकार के हो सकेंगे बेटा ये। ठीक है, सूक्ष्म जीव। अब हमें बेटा इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में बेटा सूक्ष्म जीव में पढ़ना है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा इसमें, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव बेटा। सुनो, अब सूक्ष्म जीव से निम्न घरेलू उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं बेटा। सुनो अब, जैसे सबसे पहले बेटा दही, ध्यान सुनो बेटा, दही, दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का प्रयोग दूध से दही बनाने के लिए हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा लैक्टिक अम्ल जीवाणु निवेश द्रव के रूप में डाला जाता है, जो दूध को 30 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे बेटा दही में बदलने, ठीक है, मतलब 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर दूध से बेटा दही बनने लगता है। तो जैसे आपने देखा होगा हम घरों में जावन डालते हैं, तो जैसे घरों में जावन होता है ना बेटा, जावन, तो जावन के अंदर क्या पाया जाता है, थोड़ा सा लैक्टिक अम्ल जीवाणु। और इसी को जब हम लोग हल्के गर्म दूध में बेटा प्रवेश कराते हैं, ठीक है जी, इसी को जब हम लोग बेटा बहुत बढ़िया जी बेटा, एकदम बातें समझ में आ रही बच्चे, कैसे एकदम समझ में आ रहा है सारी चीजें, बहुत बढ़िया। ठीक है, यस बेटा, एक बार सब लोग जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो सब सारी सारी चीजें समझ में आ रही एकदम। जी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो सब लोग बताओ जैसे समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया, समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया, बिल्कुल बढ़िया, एकदम धमाकेदार क्लियर एकदम, सब समझ में, सब समझ में, सब समझ में आ गया। चलो वेरी नाइस। अब सुनो, तो हल्के गर्म दूध में जब आप जावन डालते हो, ठीक है, तो वो हल्का गर्म दूध जो है उसमें जावन डालने पर बेटा दूध से दही जम जाता है। अब डोसा और इडली बेटा सुनो,
इसे बनाने के लिए दाल व चावल के आटे को बैक्टीरिया जैसा किण्वित किया जाता है, जिससे बेटा आटे में से CO2 निकलने लगती है और बेटा इससे आटा ढीला और मुलायम हो जाता है, क्योंकि किण्वन एक प्रकार का कैसा श्वसन होता है बेटा, अवायवी, जिसमें शर्करा का ऑक्सीकरण होता है और CO2 उप उत्पाद के रूप में निकलती है। बेटा वर्तमान में इस जीवाणु की जगह इनो का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों डोसा व इडली बनाने में भी आपका जीवाणु का मतलब सूक्ष्म जीव का उपयोग हो सकता है। जी आप सुनो बेटा, ब्रेड बनाने में, तो ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे में सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी नामक बेटा कवक मिलाया जाता है। ठीक है, कवक मिलाते हैं बेटा, फिर इसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, जिससे इसमें अवायवी श्वसन होने लगता है, उसमें खमीर उठने लगता है, क्योंकि ईस्ट आटे में एमाइलेस माल्टेज या जाइमेज उत्पन्न करता है। एमाइलेस एंजाइम जो होता है बेटा वो शर्करा को किस में बदल देता है, माल्टोज में, और माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, और बेटा आटा जो होता है वो स्पंजी और बेटा आपका बेटा क्या हो जाता है, इससे आटा और ब्रेड बेटा आपका स्पंजी हो जाता है। बेटा आटा और ब्रेड बेटा स्पंजी हो जाता है। चलो तो ये भी याद कर लेना बेटा, ब्रेड बनाने के लिए उपयोग होता है सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का। पनीर सुनो बेटा, सूक्ष्म जीवों की सहायता से दूध को फाड़कर पनीर बनाया जाता है। पनीर की सैकड़ों किस्में होती हैं। अलग अलग प्रकार का पनीर बनाने के लिए अलग अलग सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। सभी पनीर का स्वाद और खुशबू बेटा अलग अलग होता है। ध्यान सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। पनीर बनाने के लिए बेटा नोट कर लेना से फटाफट। जी क्लियर। अब सुनो आगे बेटा, पनीर जो होता है, पनीर आपका स्विस चीज, तो ये बेटा जो पनीर होगी, चीज होगी, ये बेटा बनेगी प्रोपियानी बैक्टीरियम सेरमेनाई। ये जीवाणु से बेटा आपका बनने वाला क्या है बेटा, चीज है। और जी बेटा रॉक्यूफोर्ट चीज, और यह बेटा आपकी मिलती है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी कवक से बेटा। तो ये दोनों बेटा चीज जो होता है किस सूक्ष्म जीव से मिलता है बेटा, पेपर में आ सकता है एकदम अच्छे से। चलो यस यस यस, एकदम क्लियर हो गया। पनीर बनाने वाले बेटा सूक्ष्म जीव का नाम नोट किया आप लोगों ने जल्दी से। हाँ बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा यहां से। अब आगे सुनो बेटा, सोयाबीन उत्पाद बनाना। बेटा इसके द्वारा सोयाबीन को किण्वित करके अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, अनेक उत्पाद बनाए जाते बेटा जी। टेम्पे इंडोनेशिया में, सोफू चीन में बेटा आपका बनता है, और टोफू बेटा जापान में बनता है। और ये तीनों जो आपके उत्पाद हैं बेटा
सोयाबीन से बेटा बनते हैं। शानदार बेटा, तुरंत नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। चलो क्लियर हो गया, जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को? चलिए नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखो आज मानव के प्रयोग में आने वाले विभिन्न उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। इसके लिए बड़े बर्तन की जरूरत होती है जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। इससे आज किण्वित पेय व प्रतिजैविक पदार्थ बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं बेटा किण्वित पेय के बारे में। शराब के विभिन्न प्रकार के, जैसे वाइन हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, बियर हो गया आदि को बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। बच्चों इसे बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस ईस्ट को ब्रीवर्स ईस्ट भी बेटा कहते हैं। यह अनाज व फलों के रस को किण्वित करके इथेनॉल में बदलता है। तो ये आप देख रहे हो, ये बेटा बन रहा है इथेनॉल। क्लियर होगा बेटा? चलो अब बच्चों आगे सुनो जल्दी से। इसके बाद बेटा प्रतिजैविक पदार्थ, इसकी खोज 20वीं शताब्दी में 1928 जी बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का एक वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने बेटा इसको खोजा था। जी बेटा, ये बेटा पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है, बिल्कुल पूछ सकता है बेटा। ये वैज्ञानिक का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिजैविक की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आप लोग बताएंगे बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेटा नोट हो गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेटा हो गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हाँ यस बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल नाइस बेटा। हाँ सुनो आगे सुनो। प्रतिजैविक जो होता है बेटा, इसका अर्थ होता है जीवन के विरुद्ध, अर्थात बेटा ये रोग फैलाने वाले जीवों को
नष्ट करने वाला बेटा रसायन है। हाँ बेटा, मनुष्य के लिए इसका उपयोग बेटा हानिकारक नहीं होगा, और काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया और एवं कुष्ठ रोग जैसे भयानक रोगों के इलाज में एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक पदार्थ का उपयोग करेंगे बेटा हम लोग। अब सुनो आगे बेटा, अब हमें अगला जो जानना है बेटा वो जानना है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। बेटा कस्बों और बड़े बड़े शहरों में घरों से निकला हुआ मनुष्यों का मल और नालियों से बहता हुआ गंदा पानी वाहित मल बेटा कहलाता है। किसी नदी व झरने में सीधा वाहित मल डालना हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें बच्चों रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु होंगे, ये जल को प्रदूषित करेगा, वाहित मल जलाशयों को दूषित कर देगा बेटा। इसलिए शहरों में वाहित मल से बचाव के लिए बड़े बड़े वाहित मल संयंत्र लगाए गए हैं, जो जल को प्रदूषित करने से बचा सकते हैं बेटा। है बेटा, चलो अब सुनो बच्चे आगे। वाहित मल उपचार के बेटा आमतौर पर हमारे दो चरण होते हैं बेटा। पहला चरण क्या होता है? दो चरण बेटा होते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले प्राथमिक उपचार या भौतिक उपचार, और दूसरा बच्चों द्वितीयक उपचार या विज्ञानी उपचार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा प्राथमिक उपचार। इस उपचार में भौतिक रूप से वाहित मल को उपचारित किया गया है। मतलब इसमें हम वाहित मल को निस्यंदन और अवसादन विधि का उपयोग करके बेटा जो इसमें क्या होंगे, छोटे बड़े ठोस कण होंगे बेटा, उनको अलग करेंगे। जी बच्चों, सबसे पहले निस्यंदन द्वारा पानी में ऊपर तैरते हुए कचरों को हटाया गया, और इसके बाद मिट्टी के कणों व छोटे छोटे कंकड़ को अवसादन द्वारा अलग किया जाता है। ठोस पदार्थ बेटा नीचे बैठ जाते हैं, जिसे प्राथमिक आमपक कहते हैं, और तैरते हुए कचरे को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? बहिस्राव। नोट हो गया बेटा? अब बच्चों आगे सुनो। प्राथमिक आमपक नीचे बैठे जो आपके बैठे रह जाएंगे, सो प्राथमिक आमपक नीचे, ठीक है, बैठे रहते हैं
और बचे हुए वायुस्राव को हम बेटा द्वितीय उपचार के लिए दूसरे टैंक में बेटा ले जाते हैं। तो प्राथमिक आंपक बेटा निस्यंदन के बाद कहां बैठ जाएगा, मतलब अवसादन के द्वारा, अवसादन की बात बोल सकते हैं हम लोग, अवसादन के बाद प्राथमिक आंपक बेटा नीचे बैठ जाता है। जी समझ में आ गया, वेरी नाइस। चलो आगे सुनो बेटा, द्वितीयक उपचार में क्या होगा, इसमें बहिस्राव को बेटा हम लोग कहां प्रवेश कराते हैं, इसमें बहिस्राव को वायवीय टैंकों से गुजारा जाता है और इसे किसी यंत्र द्वारा लगाकर लगातार बेटा हिलाया जाता है। ठीक है, हिलाया जाता है। इससे बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को वायवीय जीवाणु बेटा अपघटित कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, जिससे जीवाणुओं की संख्या में तेजी से बेटा वृद्धि होती है और ये एक समूह बना लेता है बेटा। इस समूह को बोलते हैं उर्णक। कवक के तंतु जीवाणु के साथ मिलकर उर्णक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को तेजी से बेटा कम करते हैं और पानी का जो है वो बीओडी मान कम हो जाएगा। हो गया बेटा नोट। पानी का बीओडी मान बेटा कम हो गया है, पानी का बीओडी मान कम हो गया है। पानी का बीओडी मान बेटा क्या हो गया है सर, कम हो गया है। अब सुनो बेटा आगे, बच्चों बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए जीवाणुओं द्वारा प्रयोग में बेटा ली जाती है। जी, और बीओडी बेटा प्रयोग में ली जाती है, प्रयोग में ली जाती है। ठीक, बीओडी, बीओडी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए बच्चों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नोट करो बेटा। हम कह सकते हैं कि बीओडी जितना पानी में अधिक होगा उसमें कार्बनिक पदार्थ भी उतना अधिक प्रदूषित होगा, वह पानी भी उतना अधिक प्रदूषित होगा। जब बहिस्राव का बीओडी कम हो जाता है तो बहिस्राव को निसादन टैंक में भेजा जाता है। इस अवसादक को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। वायवीय टैंक में वापस थोड़ा सा सक्रिय आंपक को भेजा जाता है, यह निवेश द्रव की तरह काम करता है। बचे हुए सक्रिय आंपक को अवायवीय टैंक में भेजा जाता है और अवायवीय जीवाणु आंपक को अपघटित करते हैं बेटा, और मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड व CO2 गैस अपघटन से उत्पन्न होती है। इससे
बायोगैस गोबर गैस का निर्माण होता है। इस गैस का उपयोग रोशनी व खाना बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार उपचारित पानी में प्रदूषकों की बहुत कम मात्रा हो जाती है, जिसे अब किसी भी नदियां झरनों में छोड़ा जा सकता है बेटा। इसलिए शहरों और कस्बों में हमारी सरकार को संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में लगाना चाहिए, जिससे हम अपनी नदियों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों से लोगों को बचा सके। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये एकदम, इसको नोट कर लेना बेटा, इससे सरल भाषा में नहीं मिलेगा ये। चलिए, और एक बार भाई थोड़ी सी लाइक की संख्या जो है 50-50 तक जल्दी से करा दो फटाफट। जी, अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। बेटा बायोगैस गैसों का वह समूह है जिसमें मीथेन 50 से 70% व अन्य गैसें CO2, H2O और H2 है। जैव भार से जैव जो भार होगा, जी बेटा, जैव भारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत गैस के रूप में जैव गैस कहलाता है। पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण होता है। गोबर से प्राप्त जैव गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं बेटा। तो नोट कर लो बेटा, जैव गैस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं बेटा। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। आगे सुनो बच्चों, अवशिष्ट जैव भार को मेथेनोजेनिक जीवाणुओं जैसे बेटा मेथेनोबैक्टीरियम द्वारा अनाक्सी विघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इससे प्राप्त गैस में मीथेन अधिक मात्रा में होती है। जंतुओं के विशिष्ट जैव भार में सेल्यूलोज की मात्रा होती है, जिसका पाचन करके जीवाणु बेटा मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। तो बेटा ये भी नोट कर लो, इसको फटाफट समीकरण भी। और बेटा गोबर गैस संयंत्र, इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। गोबर गैस संयंत्र मतलब गोबर गैस बनाने के लिए क्या क्या चीज बेटा आपकी जरूरी होंगी। तो स्लरी टैंक, डाइजेस्टर, गैस होल्डर, स्लज टैंक। सबसे पहले हेडिंग लगाना बेटा स्लरी टैंक। इसमें एक छोटे से टैंक में गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है और स्लरी बनाई जाती है। इस स्लरी को पाइप के द्वारा डाइजेस्टर टैंक से जोड़ा जाता है। अब और डाइजेस्टर टैंक, यह एक टैंक है जो 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसकी दीवारें पक्की ईंटों से बनी होती हैं। स्लरी को संग्रहित किया जाता है। यहीं पर गोबर का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जिससे बायोगैस उत्पन्न होती है। और बेटा ये जो टैंक होता है ये वायु रोधी होता है। जी, फिर आता है बेटा गैस होल्डर। डाइजेस्टर टैंक में
बनी गैस तैरते हुए ऊपर की ओर गैस होल्डर में इकट्ठा हो जाती है। इस होल्डर में एक निकास पाइप होता है जिससे अगल बगल के घरों में गैस की आपूर्ति की जाती है बेटा। स्लश टैंक, अब घटन के बाद बचे गोबर को टैंक से जुड़े पाइप द्वारा निकाला जाता है। इसे हम लोग उपयोग करते हैं बेटा उर्वरक के रूप में खेतों में, और गैस जो होता है वो ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करती है बेटा। और बेटा इसके बाद ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको सब लोग जल्दी से बेटा बना लो फटाफट। हो गया बेटा यहाँ तक? ये चित्र बेटा बना लोगे सब लोग? ये जो टैंक है स्लरी टैंक है बेटा। ये है बेटा डाइजेस्टर टैंक। ये है बच्चों गैस होल्डर। ये है बेटा स्लज। ठीक, अब आगे सुनो बेटा। इसके बाद लास्ट टॉपिक बेटा हमारा इस चैप्टर का, चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है बेटा एकदम, सारी चीज मैंने बता दिया। देखो ये गोबर गैस कैसे बनेगी बेटा, सबसे पहले आप गोबर और पानी को इसमें भरोगे। ये आपका कौन सा टैंक है? स्लरी टैंक। तो जब आप गोबर और पानी को इसमें भर दोगे, तो गोबर और पानी को इसमें जब हम लोग बेटा क्या कर देते हैं, भर देते हैं, तो गोबर और पानी, गोबर पानी मिलके यहाँ से बेटा आएगा ऐसे, उसका मिश्रण स्लरी कहलाता है। वो स्लरी आएगा इस डाइजेस्टर टैंक में। यहाँ होंगे बेटा आपके आ, गोबर से बेटा क्या करने वाले, गोबर गैस बनाने वाले जीवाणु, और वो जीवाणु उस गोबर से गोबर गैस बनाएंगे, और फिर वो गोबर गैस इस गैस होल्डर के अंदर इकट्ठा होती जाती है, और फिर यहाँ से घरों में सप्लाई कर दी जाएगी, और बाकी जो बचा हुआ अवशेष होगा वो बेटा इकट्ठा हो जाएगा स्लज टैंक में। जी, और फिर आ जाओ बेटा इसके बाद, ये बैक्टीरिया का नाम नोट कर लो बेटा, गोबर गैस बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम। इसका नाम बेटा नोट कर लेना। चलो
अब बच्चों आगे सुनो, उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बायोगैस के फायदे बेटा। तो बायोगैस के पहले फायदे बेटा नोट करो जल्दी फटाफट। इसे आसानी से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग भोजन बनाने, रोशनी व अन्य ऊर्जा स्रोत के रूप में कर सकते हैं। इससे प्राप्त उप उत्पाद को उर्वरक के रूप में लिया जा सकता है और इसके द्वारा गोबर से होने वाले प्रदूषण को समाप्त बेटा कर सकते हैं। ये बेटा गोबर गैस के फायदे हैं बेटा। आगे सुनो बेटा, जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। बेटा मनुष्यों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और फसलों को रोगों से बचाने के लिए विभिन्न रासायनिक पीड़कनाशकों का प्रयोग करते हैं, परंतु इसके अधिक उपयोग से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जो निम्न बिंदुओं में बताया जा रहा है। बेटा रासायनिक पीड़कनाशी प्रयोग से हानियां क्या क्या हैं? तो देखो इसके निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव हैं। गैर पीड़कनाशियों का विनाश। ये रासायनिक उत्पाद है, इसलिए ये लाभकारी व हानिकारक पीड़क के रूप में अंतर नहीं कर पाते, जिससे लाभदायक कीटों और हानिकारक पीड़क दोनों को ही नष्ट कर देते हैं। और प्राकृतिक असंतुलन तथा पारितंत्र का विनाश। बेटा कभी कभी खाद्य श्रृंखलाएं असंतुलित हो जाती हैं क्योंकि रासायनिक पीड़कनाशी लाभकारी जीवों को भी नष्ट कर देती है, जिसका प्रभाव पारितंत्र में विनाश के रूप में देख सकेंगे। जी बेटा रासायनिक पीड़कनाशी, रासायनिक पीड़कनाशी बेटा जल्दी बताओ बेटा, तो हो गया। और लास्ट बेटा देख लो उसके बाद, कृषि पीड़कनाशी जो होते हैं उर्वरकों और दवाइयों के स्थान पर गोबर की खाद व जैव पीड़कनाशक का प्रयोग करता है, जिससे रसायनों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इसके लिए हम पीड़कों के जीवन चक्र, उनके आवास व भोजन आदि की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इनके लिए अनेक तरीके खोजे गए हैं। बेटा मच्छरों को नष्ट करने वाले काली व लाल धारियों वाला भृंग लेडीबर्ग सहायता करता है। बैसिलस thuringiensis जीवाणु से प्राप्त क्राई प्रोटीन कैटरपिलर लार्वा को नियंत्रित करने में मदद करता है। पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला ट्राइकोडर्मा मुक्त जीवी कवक है, जो पादप के रोग के उपचार में काम आता है। ठीक, काम आएगा बेटा, काम आएगा। चलो और लास्ट बेटा हमारा जैव उर्वरक, समझो अब क्या होता है बच्चों। जैव उर्वरक एक प्रकार का जीव है जो मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए इन्हें बेटा जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया या कुछ कवक। राइजोबियम जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया और कुछ कवक बेटा जैव उर्वरक का काम करते हैं ना। राइजोबियम जीवाणु और साइनोबैक्टीरियम या कुछ कवक। हाँ जी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करो। राइजोबियम जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया
या कुछ कवक। ये एक प्रकार के क्या है बेटा, ये एक प्रकार के बेटा आपके ऐसे जीव होते हैं जो मृदा की उर्वरक क्षमता को बेटा बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो ये बेटा क्या करेंगे सब लोग बताओ, मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं ये जीव। तो जो जीव मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएंगे उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक। मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने वाले जीवों को बेटा हम लोग जैव उर्वरक कहते हैं। तो मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने वाले जीवों को जैव उर्वरक के नाम से जाना जाता है। क्लियर। हाँ बेटा, जैव उर्वरक क्लियर हो गया। जैव उर्वरक की परिभाषा सबको क्लियर है। अब बेटा आगे सुनो, जैव उर्वरक में राइजोबियम जीवाणु बेटा क्या होते हैं। यह जीवाणु एक सजीवी है जो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों के जड़ों में पाया जाता है बेटा। वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकृत करके कार्बनिक अणु में बदल देते हैं जिसे पोषक रूप में पादप उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार माइकोराइजा या सजीवी कवक है जो ढलान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, बाह्य माइकोराइजा, अंतः माइकोराइजा। यह बेटा अधिचर्म के बाहर मूल के चारों ओर उपस्थित होता है परंतु अधिचर्म के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए इसे बाह्य माइकोराइजा कहते हैं। और अंतः माइकोराइजा या अधिचर्म के अंदर वलकुट तक प्रवेश कर जाता है परंतु अंतर चर्म के बाहर तक ही सीमित रहेगा। यह पादप के अंदर प्रवेश कर जाता है, इसलिए इसे अंतः माइकोराइजा कहते हैं। और बच्चों साइनोबैक्टीरिया देखो, नीलहरित शैवाल, एनाबीना, नॉस्टॉक आदि साइनोबैक्टीरिया मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, इसलिए धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया डाला जाता है बेटा। तो बेटा इन पर भी आपको हो सकता है पेपर में प्रश्न आ जाए, तो ये भी बेटा एक इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो यस बेटा, हाँ, तो ये टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। तो यहां से बेटा ये आपका जो चैप्टर है सर, वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर से मेन मेन जितने प्रश्न आएंगे वो मैंने बता दिया बेटा, ये आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये है आपका, कई बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो एक बार क्लास को जल्दी जल्दी फटाफट लाइक कर दीजिएगा क्योंकि सबसे कम समय में सबसे बढ़िया कंटेंट के साथ हमने बेटा इस चैप्टर को समाप्त कर दिया है। और क्या लिखना है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है, रिवीजन कर लेना बेटा एक पॉइंट को। एग्जाम में सर क्वेश्चन तो यही से आना है तो रिवीजन जरूर करना पड़ेगा एकदम। एक बार रिवीजन बढ़िया से कर लेना जल्दी से फटाफट, ताकि सर एकदम बच्चों को ही क्लियर रहे एकदम, है ना। तो रिवीजन सब लोग कर लेंगे एकदम बढ़िया से। और उसके बाद हम शुरू करेंगे बेटा नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी वाला। अब हमारे केवल 5 ही चैप्टर बचे हैं बस केवल। ठीक है, तो 5 चैप्टर पढ़ा दूंगा तो आपका जो है सिलेबस बेटा पूरा खत्म हो जाएगा रिवीजन का। जी, तो 5 चैप्टर और पढ़ाने, मतलब 5 लेक्चर और लगेगा मेरा। ठीक है, एक लेक्चर इस वीक में लूंगा, बाकी फिर अगले वीक में। जी, तो इस तरह से हमारा बेटा पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जनवरी में आराम से पढ़ाई खत्म हो जाएगा पूरा। चलो बच्चे के सर एकदम क्लियर है ना। और पूरा बढ़िया से एकदम प्रैक्टिस कर लेना, डायग्राम वगैरह सब सारे बना लेना एकदम अच्छे से। जी बेटा हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर को खूब खूब अच्छे से रिवीजन करना और अपना खूब खूब ख्याल रखना।